हाय गाइस, यू आर वाचिंग फार्मेसी तैयब ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आई एम फार्मासिस्ट तैयब। तो हम लेक्चर सीरीज फार्मास्यूटिक्स प्रैक्टिस 2 देख रहे हैं, डिस्पेंसिंग कंपाउंडिंग नॉर्मल थर्ड ईयर ऑफ फार्मेसी के लिए। तो वेबसाइट आपके सामने, मेडिसिन खरीदने नीचे वाले वेबसाइट पे जाएं और नोट्स खरीदने तो ऊपर वाले वेबसाइट पे व्हाट्सएप नंबर भी है, कॉल ओनली नंबर नीचे वाले पे सिर्फ कॉल करनी है आपने। रेट्स आपके सामने है नोट्स और बुक्स के। सो थैंक यू वेरी मच। चलते हैं लेक्चर की तरफ। तो आज का लेक्चर है जी फार्मास्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी के फार्मास्यूटिक्स की वजह से, यानी कि हमने एपीआई एक्सिपिएंट या जो फार्मूलेशन बनाई उसके अंदर यानी केमिकल्स कोई कम डाल दी, कोई ज्यादा डाल दी, उसकी वजह से इनकम्पैटिबिलिटी आ गई कि वो दवाई अब खराब हो गई तो या उसका जो है शेल्फ लाइफ उतनी नहीं रही। ठीक है, वो इसकी डेफिनेशन क्या है? एन अनडिजायरेबल फिजिकल एंड केमिकल और थेराप्यूटिक इंटरेक्शन के, चाहे फिजिकल भी हो सकता है, केमिकली कोई नया कंपाउंड बन सकता है, और थेराप्यूटिक के वो जो है वो थेराप्यूटिकली इनकम्पैटिबल हो जाए कि जिस बीमारी के लिए हमने यूज कर रहे थे उसके अंदर इंटरेक्शन आ गया है। डेट अकर बिटवीन 2 और मोर इंग्रेडिएंट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन के प्रिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद 2 या 2 से ज्यादा जो इंग्रेडिएंट हमने इकट्ठे दिए वो बॉडी के अंदर जाके अनडिजायरेबल इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं। और बिटवीन एन इंग्रेडिएंट एंड इट्स कंटेनर, या जो इस कंटेनर के अंदर पैक किया उस कंटेनर की दीवार और इस इंग्रेडिएंट के दरमियान कोई इंटरेक्शन आ गया, लीडिंग टू अ कंप्रोमाइज इन सेफ्टी। क्या हुआ? वो लेस सेफ रहा, उसकी एफिकेसी उतनी नहीं रही, उसकी स्टेबिलिटी उतनी नहीं रही, उसकी अपीयरेंस वैसी नहीं रही ऑफ द मेडिसिनल प्रोडक्ट। तो सिग्निफिकेंस क्या है जी? इनकम्पैटिबिलिटी कैन लीड टू क्या क्या हो सकता है? नंबर 1, रिड्यूस द थेराप्यूटिक इफेक्ट, कि जो थेराप्यूटिक इफेक्ट है वो कम हो सकता है। लेट्स सपोज अगर हमने 2 ऐसी ड्रग दे दी, एक एगोनिस्ट है एक एंटागोनिस्ट है, तो दोनों एक दूसरे का जो है फंक्शन को रोक देंगी, यानी कि एक कैल्शियम लेवल बढ़ा रही है, कम कर रही है, तो क्या होगा? रिजल्ट आउटपुट 0 हो जाएगा, यानी थेराप्यूटिक इफेक्ट प्रोड्यूस ही नहीं होगा। तो थेराप्यूटिक इफेक्ट द पेशेंट डज नॉट रिसीव द इंटेंडेड डोज। या एक ये भी सूरत हाल हो सकती है कि हम सब थेरेप्यूटिक डोज देना शुरू कर दें, जैसे पैनाडोल 500 मिलीग्राम है तो हम उसको 250 मिलीग्राम देना शुरू कर दें, तो थेरेप्यूटिक इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करेगी अडल्ट के अंदर। टॉक्सिसिटी के हवाले से देखते हैं कि फार्मूलेशन के अंदर कोई डिग्रेडेशन प्रोडक्ट हार्मफुल बन गए हैं, जिसकी वजह से क्या होगा कि वो जो फार्मूलेशन है वो हमारे लिए टॉक्सिक हो चुकी है, जहर बन चुकी है। मेडिकेशन एरर के अ चेंज इन अपीयरेंस और कलर कैन बी मिस्टेकन फॉर डिफरेंट ड्रग, के कलर से अपीयरेंस के हिसाब से हमने जो डिस्पेंस करना था या कंपाउंडिंग करनी थी वो लेट्स सपोज येलो हमारे पास फ्लैजेल का जो मेट्रोनिडाजोल का कलर है और येलो ही हमने किसी और का ले लिया। अब हुआ क्या हमारे पास कि वहां केमिकल इंग्रेडिएंट कलर सेम होने की वजह से हमारे पास मेडिकेशन एरर आ गया कि हमने गलत चूज कर बैठे और कंपाउंडिंग और डिस्पेंसिंग कर दी। मेडिकेशन एरर आ गया उसके अंदर के, जो हमने मेडिसिन देनी थी वो उसको नहीं दे पाए। डिफरेंट कलर, डिफरेंट ड्रग का सेम कलर होने की वजह से। पुअर पेशेंट कंप्लायंस के का अगर उसका ऑर्डर, टेस्ट, टेक्सचर ड्यू टू फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटी अनप्लेजेंट है तो क्या होगा? पेशेंट उसको नहीं लेगा। प्रोडक्ट फेलियर, रिटेंडरिंग फार्मूलेशन इज अनसेफ, कि जो फार्मूलेशन जाते ही अपनी शक्ल बदली, सुबह उसने लिया तो वो सब्ज रंग का था, तो दोपहर में जब उसने सिरप उठाया तो सारा व्हाइट हो चुका था, मिक्स करने पे भी व्हाइट था, तो क्या होगा कि उसका कलर चेंज हो गया, पेशेंट परेशान हो जाएगा, पेशेंट उसको नहीं लेगा, हमारा प्रोडक्ट फेल हो जाएगा। अगर इस तरह का मल्टीनेशनल प्रोडक्ट हम बना रहे हैं तो उसके अंदर डिफरेंट कलर चेंज आते हैं तो वो प्रोडक्ट मार्केट के अंदर फेल हो जाएगा। अब इसकी टाइप कौन सी है? इनकम्पैटिबिलिटीज की टाइप 3 तरह की होती हैं। नंबर 1 फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी, नंबर 2 केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी, नंबर 3 थेरेप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी। फिजिकल का मतलब ये कि चेंज इन फिजिकल फॉर्म ऑफ इंग्रेडिएंट विदाउट केमिकल चेंज इन द ड्रग मॉलिक्यूल, के अंदर से केमिकल एंटाइटी नहीं बदली, केमिकल मॉलिक्यूल नहीं बदला, लेकिन बाहर से उसकी फिजिकल फॉर्म बदल गई। ऑफन विजिबल एंड समटाइम इरिवर्सिबल, कि अक्सर ये नजर आ जाती है फिजिकल चेंज, जैसे मैंने कहा ना कलर चेंज, स्मेल, ऑर्डर, जो पहले मास्क था फिर मास्क नहीं रहा, यानी ऑर्डर आना शुरू हो गया उसके अंदर से किसी तरह का, तो ये जो हमें नजर आती है और समटाइम रिवर्सिबल होती है कि इसको हम रिवर्स कर सकते हैं। केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी क्या होती है कि एक ऐसा केमिकल रिएक्शन हो जाए जिससे फार्मूलेशन के अंदर कोई नया केमिकल बन जाए। फिजिकल के अंदर कोई नया केमिकल नहीं बना था, सिर्फ फिजिकल चेंज आया था, यहाँ एक नया केमिकल बन जाए, या पुरानी जो एपीआई वो खराब हो जाए, तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए। इससे क्या होगा कि जो पोटेंसी थी उसकी, एपीआई जब चेंज हो गया, एपीआई ने प्रोड्यूस करना था ना इफेक्ट बॉडी के अंदर जाके, तो एपीआई कोई नई शक्ल में यानी कि नया केमिकल एंटाइटी बन जाए, या पुराना एपीआई जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाए, उसकी डिस्ट्रक्शन हो जाए, तो क्या रिजल्ट होगा कि उसकी वो पोटेंसी जो है, काम करने की ताकत जो थी एपीआई की, वो अंदर वो खत्म हो गई। थेराप्यूटिक क्या होता है कि अनडिजायर फार्माकोलॉजिकल और क्लिनिकल रिस्पॉन्स इन द पेशेंट ड्यू टू ड्रग फूड इंटरेक्शन। के बाद दफा क्या होता है कि हम कोई 2 ड्रग, मिसाल दे चुका हूं कि एगोनिस्ट एक एंटागोनिस्ट, दोनों इकट्ठी देंगे तो नेट रिजल्ट
आउटपुट जीरो। और फूड ड्रग के कुछ ऐसी होती हैं, जैसे कि पहले जमाने के अंदर एंटीबायोटिक जो थी शुरू के अंदर आज से 50 साल पहले, वो मिल्क के साथ नहीं लेते थे। क्यों? क्योंकि वो चिल्लेट बना लेते थे। यानी कि जैसे हमने मेडिसिन ली, ऊपर से हमने दूध पी लिया, तो क्या हुआ, अंदर जाके चिल्लेट यानी कि एक कम्प्लेक्स बन गया जो कि ना अब्जॉर्व हो सकता है, ना बॉडी के अंदर डिजोल्व हो सकता है, मैदे के अंदर डिजोल्व हो सकता है, ना ही अब्जॉर्व होता है और खून तक वो पहुंचता नहीं, वो सिर्फ सीधा फीसिस के अंदर निकल जाता है। तो ड्रग फूड इंटरेक्शन होने की वजह से भी थेरापेटिक इनकम्पैटिबिलिटी आ सकती है। हमने दवाई ली, सही ली, लेकिन साथ में कोई खुराक ऐसी खा ली जिसकी वजह से वो ड्रग अब्जॉर्ब ना हुई या टूट ना सकी, या जो है वो डिग्रेड होगी। बहुत ज्यादा तेजाबी आपने कार्बोनेटेड वाटर पी लिया है, जो है वो ड्रिंक्स खा ली हैं, स्पाइसी फूड्स खा लिए, जिससे जो है वो ड्रग अंदर स्टमक की लाइनिंग इफेक्ट हो गई है, या इंटेस्टाइन के अंदर जो ड्रग अब्जॉर्प्शन होनी थी वो नहीं हो पा रही फूड की वजह से। तो इसको हम कहेंगे इन दोनों सूरतों में ड्रग और ड्रग फूड, ये थेरापेटिक इनकम्पैटिबिलिटी है कि ड्रग तो सही पहुंची लेकिन वो आगे जाके थेरापेटिक रिस्पॉन्स नहीं प्रोड्यूस कर पा रही। अब फिजिकल को डिटेल से देखते हैं जी। फिजिकल की मैनिफेस्टेशन या मैकेनिज्म क्या आता है? नंबर एक, इनसॉल्युबिलिटी, द इनएबिलिटी ऑफ सोल्यूट टू डिसॉल्व इन चूजन सॉल्वेंट, कि हमने जो सोल्यूट चूज किया था और जो सॉल्वेंट चूज किया था, उस गिवन सॉल्वेंट के अंदर वो सोल्यूट इनसोलुबल हो जाता है किसी भी कंडीशन के हिसाब से, चाहे वो टेम्परेचर हो चेंज हुआ या मतलब उसका जो है वो सन लाइट की यूवी रेज की वजह से, ठीक है। तो ऐसे प्रोसेस को, ऐसे फिनोमेने को, ऐसा मैकेनिज्म को हम इनसोलबिलिटी कहते हैं। कि इनकम्पैटिबिलिटी किस वजह से आ रही है? इनसोलबिलिटी की वजह से। सोल्यूट अलग हो गया, सॉल्वेंट अलग हो गया। एग्जांपल जैसे सिपरेट के अंदर होता है, अल्कोहलिक सॉल्यूशन एडेड टू एक्वस मिक्सचर कैन कॉज द रेजिनियस कंपाउंड टू प्रेसिपिटेट आउट, कि अगर हमने सिपरेट बनाया है जो कि अल्कोहलिक प्रिपरेशन होता है, उसके अंदर हमने एक्वस मिक्सचर डाला है और उस मिक्सचर के अंदर कोई ना कोई रेजन का मटेरियल है, तो क्या होगा, वो उस एक्वस मिक्सचर में से रेजन को अलग कर देगा, नीचे प्रेसिपिटेट कर देगा। तो हमें इसके लिए सिपरेट नहीं बनाना चाहिए था, कोई और डोजेज फॉर्म चूज करनी चाहिए थी। नंबर 2, इमिसिबिलिटी, द इनएबिलिटी ऑफ टू लिक्विड टू मिक्स टू फॉर्म होमोजेनियस ब्लेंड, कि ऐसी प्रॉपर्टी के दो लिक्विड मिक्स ही नहीं हो सकते, वो उनकी एबिलिटी नहीं है। जैसे ऑयल और वाटर अलग अलग हो जाएं, जब आप इमल्शन के अंदर इमल्सिफाइंग एजेंट नहीं डालते, वाटर इन ऑयल, ऑयल इन वाटर, इमल्शन के अंदर कैसे इमल्शन बनता है? जब हम इमल्सिफाइंग एजेंट डालते हैं तो इमल्शन बनता है ना। तो अगर इमल्सिफाइंग एजेंट डालना हम भूल गए तो वाटर इन ऑयल या ऑयल इन वाटर इमल्शन नहीं रहेगा। तो इमिसिबिलिटी की वजह से क्या हुई? इनकम्पैटिबिलिटी होगी ड्रग की। प्रेसिपिटेशन ऑफन ड्यू टू चेंज इन पीएच एंड सॉल्वेंट कंपोजिशन, के बाद दफा सॉल्वेंट की कंपोजिशन चेंज हो जाती है बड़े बड़े, या पीएच चेंज होने की वजह से जो अंदर सोल्यूट डिसॉल्व था वो नीचे बैठ जाता है। जैसे मिसाल साल्ट ऑफ वीक एसिड, जैसे सोडियम बार्बिचरेट, वो प्रेसिपिटेट हो जाता है फ्री एसिड की फॉर्म में, या जब पीएच सिरप की बहुत ज्यादा लो हो जाती है, एसिडिक हो जाती है, तो तब क्या होता है कि ये वीक एसिड का जो साल्ट है वो प्रेसिपिटेट कर जाता है। तो लिक्विफिकेशन क्या होता है कि व्हेन यूटेक्टिक मिक्सचर आर फॉर्म्ड मिक्सिंग 2 or more solid powder, camphor, methanol, thiamol can result in the damp mass or complete liquefaction at room temperature due to lowering of combined melting point। के बाद जब हम ये बनाते हैं दो या दो से ज्यादा जो सॉलिड हम इकट्ठे, जैसे कैम्फर, मेथानॉल और थाइमोल इकट्ठे कर देते हैं, तो क्या होता है कि इनका ओवरऑल मेल्टिंग पॉइंट लोअर हो जाता है। तो इसलिए जैसे रूम टेम्परेचर पे ये आते हैं, ये लिक्विड बन जाते हैं। तो हमें जब भी कोई मिक्सचर बनाना है तो सोच समझ के बनाना है, ये ना हो कि वो मिक्सचर बना तो दें लेकिन उसकी लॉन्ग हाफ लाइफ ना हो, वो लिक्विफाई हो जाए। अब करेक्शन क्या है जी? चेंज द सॉल्वेंट और व्हीकल, यूज को सॉल्वेंट, के हम जो है अगर इनसॉल्युबिलिटी का मसला आ रहा है तो हम क्या करेंगे? सॉल्वेंट चेंज करेंगे या कोई को सॉल्वेंट एज ए व्हीकल के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। दूसरा कैसा तरीका है जी? अल्टर द ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग, के बाद दफा हम जो मिक्सिंग कर रहे होते हैं, पहले नंबर पे जो चीज डाल रहे होते हैं, दूसरे नंबर तीसरी, वो हम गलत डाल रहे होते हैं। अगर उसको चेंज करने से, जैसे डिस्पर्स द सॉलिड इन स्मॉल अमाउंट ऑफ नॉन सॉल्वेंट लाइक ग्लिसरीन बिफोर एडिंग टू इन एक्वस सोल्यूशन, कि जैसे हम डिस्पर्स सॉलिड की थोड़ी सी मिकदार नॉन सॉल्वेंट जैसे ग्लिसरीन वगैरह में डालते हैं एक्वस में डालने से पहले, यानी हमें डायरेक्ट अगर एक्वस में डाल दी, उसके निस्बत अगर हम ग्लिसरीन के अंदर पहले डालें और फिर उसको एक्वस के अंदर डालें, तो क्या अल्टर द ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग, के बाद दफा हमें ऑर्डर जो है वो चेंज करने पे भी हमारा मसला हल हो सकता है। जैसे बाद दफा सोलबिलिटी इनहांस होगी और बाद दफा सोलबिलिटी कम हो जाएगी ड्यू टू सस्पेंडिंग एजेंट, कि अगर इनसॉल्युबिलिटी आ रहा है तो सस्पेंडिंग एजेंट ऐड करें
और इमिसिबिलिटी आ रही है तो इमल्सिफाइंग एजेंट ऐड करें। डिस्पेंस पाउडर सेपरेटली टू अवॉइड यूटैक्टिक मिक्सचर। यूटैक्टिक मिक्सचर अगर आप नहीं बनाना चाहते तो अलग अलग उसको दे दे, डिस्पेंस करें पाउडर को और उसे कहे कि जितना जितना यूज करना है उतना उतना वक्ती तौर पे मिक्स करके उसको इस्तेमाल कर ले। मिक्स करके रखने की जरूरत ही नहीं है ताकि वो लिक्विफाई हो ही ना, उसका मेल्टिंग पॉइंट गिरे ही ना और वो लिक्विफाई ना हो। नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास आगे केमिकल इंस्टेबिलिटी, डिटेल से देखते हैं। वैसे तो मैंने आपको सिंपल ये पढ़ाया कि अगर केमिकल एंटाइटी अंदर चेंज हो जाए या जो एपीआई डिस्क जो है डिग्रेड हो जाए तो उसे हम कहते हैं केमिकल इंस्टेबिलिटी। इसमें हमारे पास एक कॉमन रिएक्शन टाइप एंड एग्जांपल जिनकी वजह से केमिकल इंस्टेबिलिटी होती है। नंबर 1 हाइड्रोलाइसिस, ब्रेक डाउन ऑफ मॉलिक्यूल बाय द रिएक्शन विद वाटर। वाटर की मौजूदगी में जब किसी मॉलिक्यूल की ब्रेक डाउन होती है हाइड्रोलाइसिस। तो मेजर पाथवे है फॉर एस्टर एंड अमाइड कि एस्टर और अमाइड अगर खराब हो रहे हैं पानी की मौजूदगी के अंदर तो क्या हो रहा है कि हाइड्रोलाइसिस हो रही है कि पानी की मौजूदगी के अंदर इनकी हाइड्रोलाइसिस होगी तो वो ओरिजिनल केमिकल आइडेंटिटी नहीं रही। एग्जांपल जैसे हमारे पास एस्पिरिन है, ये एस्टर है, ये हाइड्रोलाइज हो जाता है एक्वा सॉल्यूशन के अंदर टू फॉर्म अ सैलिसिलिक एसिड एंड एसिटिक एसिड व्हिच इज इरिटेटिंग टू द जीआईटी ट्रैक। दिस एक्सेलरेट इन द अल्कलाइन कंडीशन। जैसे एस्टर की हम एक मिसाल लेते हैं, एस्पिरिन ये हाइड्रोलाइज हो जाता है एक्वा सॉल्यूशन के अंदर के वो सैलिसिलिक एसिड बना देता है और एसिटिक एसिड बनाता है जो कि एसिटिक एसिड आगे जाके जीआईटी ट्रैक को डैमेज करती है। और अगर अल्कलाइन कंडीशन हो तो वो ये रिएक्शन और एक्सेलरेट होता है और तेज हो जाता है, तो इसको हमने अवॉइड करना है अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन यानी जिसे रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं ऑफन कैटलाइज बाय लाइट। लाइट की वजह से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं या हैवी मेटल की मौजूदगी में ऑक्सीडेशन होती है या ऑक्सीजन की मौजूदगी में ऑक्सीडेशन होती है। तो हमें ना ऑक्सीडेशन होने देनी है ना रिडक्शन होने देनी है। जैसे एड्रेनालिन सॉल्यूशन टर्न पिंक देन ब्राउन अपॉन ऑक्सीडेशन ड्यू टू लाइट एंड एयर के जो हाइड्रोलिन सॉल्यूशन है वो जैसे ही लाइट के एक्सपोर में आता है वो पहले पिंक होता है फिर ब्राउन हो जाता है। इसी तरह पोटाशियम पर मैग्नेट जो है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये रिएक्ट करता है ग्लाइसरीन के साथ रिड्यूसिंग एजेंट विद एक्सप्लोसिव पोटेंशियल के एक धमाका होता है हमारे पास। तो इस तरह हमें इन चीजों को, क्योंकि वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये रिड्यूसिंग एजेंट है, तो हमें मिक्सिंग का ऑर्डर चेक करना पड़ेगा। हमें देखना पड़ेगा कौन सा रिएक्शन यहाँ पे हो रहा है कौन सा नहीं हो रहा। फिर एसिड बेस रिएक्शन होते हैं जी। इंटरेक्शन बिटवीन एसिडिक एंड बेसिक ड्रग, एसिडिक और बेसिक ड्रग के दरमियान इंटरेक्शन हो जाए और जिसकी वजह से क्या कुछ कोई एक जो है वो प्रेसिपिटेट कर जाए। जैसे सोलुबल अल्कलाइन बार्बिचुरेट प्रेसिपिटेट एज द फ्री एसिड व्हेन मिक्स विद द एसिडिक सिरप। होता क्या है कि जो सोलुबल हालांकि वो अल्कलाइन बार्बिचुरेट होते हैं, जैसे उसके अंदर फ्री एसिड आता है एसिडिक सिरप के साथ जब उसे मिक्स करते हैं तो क्या होता है वो सारे के सारे जो है वो प्रेसिपिटेट कर जाते हैं। इंसुलिन इज इनकम्पैटिबल इन अल्कलाइन सॉल्यूशन। इसी तरह इंसुलिन है अगर उसे अल्कलाइन सॉल्यूशन के अंदर डालेंगे वो सारी प्रेसिपिटेट कर जाएगी। कॉम्प्लेक्सेशन के यानी कि फॉर ऐसा कॉम्प्लेक्स बना लेना जो कि ना इंसोल्युबल हो ना अब्सॉर्ब हो सके। जैसे टेट्रासाइक्लिन, जैसे मैंने बताया पुरानी एंटीबायोटिक होती थी टेट्रासाइक्लिन, वो इंसोल्युबल होती है और अनअब्सॉर्ब कॉम्प्लेक्स बनाती है कैल्शियम, यानी कि टेट्रासाइक्लिन को मिल्क के साथ हमने नहीं देना जब क्योंकि मिल्क के अंदर कैल्शियम होता है वो इसके टेट्रासाइक्लिन के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है और ना इसे सोल्युबल होने देता है मैदे के अंदर ना इसे अब्सॉर्ब होने देता है। इसी तरह हमारे पास आ गया मैग्नीशियम एंटासिड के अंदर होता है उसके साथ भी नहीं देना, आयरन साल्ट के साथ भी नहीं देना, ठीक है। सो इसके अब करेक्शन कैसे हैं, यानी ये चार तो वजह आता है ना, हाइड्रोलाइसिस हो जाएगी, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, एसिडिक बेसिक रिएक्शन, कॉम्प्लेक्सेशन। तो सही कैसे करना है? नंबर 1, अगर पीएच की वजह से मसला आ रहा है तो आप उसको एडजस्ट करो पीएच टू स्टेबलाइज द ड्रग, यूज बफर्ड एस्पिरिन, ठीक है। दूसरा, एंटीऑक्सीडेंट आप और चिलेटिंग एजेंट ऐड करो टू सिक्वेस्टर मेटल कैटलिस्ट को। दूसरा क्या है कि एंटीऑक्सीडेंट आप ऐड करें ना, उसके जहां ऑक्सीडेशन हो रही है वहां एंटीऑक्सीडेंट ऐड करें ताकि ऑक्सीडेशन ना हो सके। फिर लाइट से बचाने के लिए एम्बर कलर की बोतल के अंदर पैक करें और सब्स्टिट्यूट विद मोर सोलुबल स्टेबल साल्ट और फॉर्म ऑफ ड्रग, कि हम ऐसी स्टेबल फॉर्म जो है वो साल्ट की यूज करें जो कि ज्यादा स्टेबल हो और ऐसी शक्ल इस्तेमाल करें ड्रग की जो ज्यादा स्टेबल हो। केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी के हाल थे। अब थेराप्यूटिक, ऑफन एड फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनामिक डायनामिक, वही आपको बता रहा हूँ ना कि पीके और पीडी यानी फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनामिक लेवल पे ही होता है काम के अंदर जाके थेराप्यूटिक इफेक्ट ना प्रोड्यूस हो कि ड्रग सही गई मैदे के अंदर तक सही जो है वो अब्सॉर्ब नहीं हो सकती या जो है वो उसका कोई कॉम्प्लेक्स बन गया। जैसे मिसाल लेते हैं फार्माकोकाइनेटिक लेवल पे क्या होता है कि फार्माकोकाइनेटिक ये होती है कि व्हाट द बॉडी डज टू ड्रग, जो है ना वो बॉडी ड्रग के साथ क्या कर रही है। जैसे नंबर 1 अब्जॉर्प्शन, टेट्रासाइक्लिन अभी बढ़ा के आ रहा है, टेट्रासाइक्लिन मिल्क के साथ दोगे तो क्या होगा, इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बन जाएगा और उसकी अब्जॉर्प्शन रिड्यूस हो जाएगी। तो जब बॉडी तक नहीं पहुंचेगी तो वो काम पर करेगी, नहीं करेगी तो हम उसे क्या कहेंगे, थेराप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी की काम नहीं कर रही।
मेटाबॉलिज्म अगर बात है, एंजाइम इनहिबिशन, एंजाइम रिडक्शन, एरिथ्रोमाइसिन इनहिबिट द मेटाबॉलिज्म ऑफ थियोफाइलिन, कि अगर आप थियोफाइलिन एरिथ्रोमाइसिन इकट्ठा इस्तेमाल करेंगे तो क्या करेगा, एरिथ्रोमाइसिन खुद मेटाबोलाइज होता रहेगा और इसकी थियोफाइलिन के मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट करेगा, तो थियोफाइलिन की टॉक्सिसिटी हो जाएगी, यानी नोजिया, वोमिटिंग और सीजर्स, झटके लगेंगे। इस तरह एंजाइम रिडक्शन होता है, जैसे फिनोबार्बिटल को अगर आप वारफरिन के साथ यूज करेंगे तो ये क्या करेगा, वारफरिन का जल्दी मेटाबॉलिज्म जल्दी तेज कर देगा, तो वारफरिन का मेटाबॉलिज्म तेज हो जाएगा तो वो बॉडी से निकल जाएगा, तो क्या एंटीकोआगुलेंट इफेक्ट आएंगे? नहीं आएंगे। फिर एक्सक्रीशन के दौरान प्रोबेनिसिड इनहिबिट द रीनल एक्सक्रीशन ऑफ पेनिसिलिन, कि प्रोबेनिसिड क्या होता है कि खुद होता रहता है और पेनिसिलिन को नहीं होने देता, तो पेनिसिलिन की टॉक्सिसिटी हो जाएगी ना, सीरम लेवल ज्यादा देर तक रहेगा। तो अब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, इनमें से किसी एक जगह पे भी जो इंटरेक्शन होने की वजह से इनकैपेबिलिटी आती है उसे हम थेराप्यूटिक इनकैपेबिलिटी कहते हैं। डायनामिक को देख लेते हैं। डायनामिक ये होता है कि व्हाट द ड्रग डज टू बॉडी, क्या ड्रग बॉडी के साथ क्या करने जा रही है जी। एंटागोनिज्म, नैलोक्सोन ब्लॉक द इफेक्ट ऑफ ओपियाइड यूज्ड इन ओवरडोज, के नैलोक्सोन अगर हम जो है वो ओपियाइड के साथ इस्तेमाल करेंगे ना तो ये ओपियाइड का फंक्शन ही नहीं होने देंगे, उसको ब्लॉक कर देंगे, ठीक है। एंटागोनिज्म है ना, कि मतलब उसका क्या किया इन्होंने कि उसके जो है वो इफेक्ट को एंटागोनाइज कर दिया, उसे अपना काम नहीं करने दिया गया। किसी भी तरीके से हो सकता है ना। एंटागोनिज्म का मतलब ये होता है कि उसके काम को उल्ट देना। मतलब अगर कोई पेन किलर हम दे रहे हैं और उसके साथ कोई ऐसी चीज दे देते हैं जो पेन किलर का इफेक्ट को प्रोड्यूस ही ना होने दे, तो उसको क्या कहेंगे? एंटागोनिज्म। साइनर्जिज्म, पोटेंशियलिज्म, के दूसरे के काम को बढ़ा देना, जैसे एस्पिरिन और वारफरिन को इकट्ठा देंगे, क्या करेगा? बोथ इनहिबिट कर देगा क्लोटिंग पाथवे को, तो क्या होगा? ब्लीडिंग का रिस्क बढ़ जाएगा। तो वारफरिन के साथ कभी भी एस्पिरिन नहीं देनी, क्योंकि वारफरिन ने भी एंटीकोगुलेंट इफेक्ट प्रोड्यूस करना है और एस्पिरिन भी यही करेगी। दोनों जब क्लोटिंग पाथवे को ब्लॉक करेंगे तो क्या होगा? ब्लीडिंग रिस्क बढ़ जाएगा। एडिटिव साइड इफेक्ट, कंकरेंट यूज ऑफ टू ऑटोटॉक्सिक ड्रग लाइक अमीनोग्लाइकोसाइड और लूप डाययूरेटिक इंक्रीज द रिस्क ऑफ हेयरिंग लॉस, कि मतलब दो ऐसी ड्रग दे रहे हैं, दोनों कान पे साइड इफेक्ट आ रहे हैं। यार खुदा का खौफ करो यार, खुदा का साइड इफेक्ट पे भी तो जो दो ना, कि दोनों ने अगर साइड इफेक्ट किया तो दोनों कान को खा जाएंगे। तो जाहिर बात है जब एक की जगह दो ड्रग ऐसी आप दे रहे हैं तो कान की समात जाने का जो है वो चांस बढ़ जाएंगे। अब इसको सही करने का क्या तरीका? नंबर एक, कंसल्टेशन, कि आप डिस्कस करें कि सर देखें आप मुझे माइनोग्लाइकोसाइड भी, ये फार्मेसी का काम है ना, फार्मेसी उसके साथ बहस करेगा डॉक्टर के साथ, एमबीबीएस के साथ, कि आप माइनोग्लाइकोसाइड भी दे रहे हैं, लूप डाययूरेटिक भी दे रहे हैं, तो आप माइनोग्लाइकोसाइड की जगह कोई और चीज दे देना या लूप डाययूरेटिक की जगह कोई और दे देना। इन दोनों में से कोई ऑप्शन चेंज कर दे, क्योंकि दोनों का साइड इफेक्ट ऑटोटॉक्सिसिटी भी है। जब दोनों का ऑटोटॉक्सिसिटी भी इफेक्ट है तो काम खराब करेगा ना, ठीक है। और इसी तरह टेट्रासाइक्लिन के साथ हम क्या होता है, तो प्रिस्क्राइबर के साथ हम बहस करके उसको चेंज करवा सकते हैं, कंसल्टेशन कर सकते हैं। और डोजिंग शेड्यूल भी एडजस्ट किया जा सकता है। जैसे मतलब एक बंदे ने मिल्क पीना ही पीना लेकिन टेट्रासाइक्लिन भी लेना, तो हम उसे कहेंगे यार 2 घंटे के बाद दूध पी लेना, या 2 घंटे पहले दूध पी ले फिर टेट्रासाइक्लिन ले ले भाई मेरे। या उसे कहेंगे तूने एंटासिड लेना है तजाबियत के लिए, तो एंटासिड ले, कि कौन रोक रहा तू एंटासिड ना ले, तू एंटासिड ले लेकिन 2 घंटे पहले या 2 घंटे बाद में लेना, टेट्रासाइक्लिन के साथ ना ले। थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग, मॉनिटर द प्लाज्मा लेवल ऑफ ड्रग विद अ नैरो थेरेप्यूटिक इफेक्ट, के बाज दफा अगर कोई जो थेरेप्यूटिक विंडो या थेरेप्यूटिक इंडेक्स नैरो है ना उसका मतलब, तो उसका हमें थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। जैसे थियोफाइलिन, वारफरिन, क्योंकि अगर इनकी थोड़ी सी डोज बॉडी के अंदर ज्यादा रहेगी, ज्यादा देर तक रहेगी, ठीक है, इंटरेक्शन होने की वजह से, मैं अभी आपको पढ़ा के आ रहा हूँ ऊपर एस्पिरिन के साथ कैसे वारफरिन का इंटरेक्शन है, या दूसरा और भी हमने वारफरिन का पढ़ा फिनोबार्बिटल के साथ, के फिनोबार्बिटल और आप वारफरिन इकट्ठा देंगे तो क्या होगा? फिनोबार्बिटल इसका मेटाबॉलिज्म बढ़ा देगा, यानी जल्दी उसे बॉडी से निकाल देगा। वारफरिन का काम होगा? नहीं होगा। तो फिर हम क्या करेंगे? इसकी थेरेप्यूटिक मॉनिटर करेंगे, और उस ड्रग की जिसकी विंडो थोड़ी है, जिसका थेरेप्यूटिक इंडेक्स थोड़ा है, कहीं वो जल्दी निकल तो नहीं रही, कहीं वो ज्यादा देर तक ब्लड के अंदर रह तो नहीं रही, ठीक है। नेक्स्ट, पेशेंट काउंसलिंग, के पेशेंट को एजुकेट करो। योर वर्क फार्मासिस्ट ऑन पोटेंशियल इंटरेक्शन इंक्लूडिंग ओटीसी प्रोडक्ट एंड फूड। और ये भी बताना है, अब ये बड़ी काम की बात है कि फार्मेसी में आप खड़े हैं, आपके कोई मेडिसिन लेने आ रहा है, तब उसको बताएं कि अगर उसका पैरासीटामोल या निम्स या मतलब जो ओटीसी आइटम्स हैं जो हम बगैर पर्ची के बेच सकते हैं, उनके साथ इंटरेक्शन बताना है हमने, कि पैनाडोल इस्तेमाल नहीं करनी। जैसे वारफरिन वो लेने आया है, बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल दे रहा हूँ, कि हमारे पास वारफरिन वो यूज करता हमें पता है, हमें उसे बताना है कि भाई तूने वारफरिन और एस्पिरिन, डिस्प्रिन के नाम से आ रही है ना एस्पिरिन, तो डिस्प्रिन और वारफरिन इकट्ठी यूज नहीं करनी। उसको ओटीसी प्रोडक्ट का जो ओटीसी आइटम है डिस्प्रिन, वो हमारी जिम्मेदारी है उसको बताना, वारफरिन भी यूज्ड पेशेंट को। या खुराक जो है जैसे तजाबियत, अल्कलाइन,
कार्बोनेटेड वाटर या जो है एसिडिटी या अल्काइनिसिटी होने की, दोनों की वजह से जो भी फूड इंटरेक्शन आ रहे हैं वो भी हमें बताना है। अब हमारे पास कोई ऐसा चेक पॉइंट है, रेड फ्लैग है, जहां से फार्मासिस्ट पता चल सके कि हाँ ये दवाई सही है या गलत है। विजुअल चेंज, नंबर 1 कलर चेंज, के कलर पिंक या ब्राउन हो गया तो इसका मतलब है कि ऑक्सीडेशन हो गई है। प्रेसिपिटेट, नीचे कोई चीज बह गई है तो इसका मतलब ये काबिल इस्तेमाल नहीं है। गैस एवोल्यूशन, उसमें से कोई बुलबुले नहीं कर रहे हैं तब भी इस्तेमाल नहीं करना। फेस सेपरेशन, क्रैकिंग, जैसे इमल्शन या क्रीम के अंदर फेस सेपरेशन आ गई तब भी इस्तेमाल नहीं। तो ये चारों ऐसे इफेक्ट जो हमें आम आंख से नजर आ सकते हैं यार। टेक्सचर चेंज, के टेक्सचर उसका चेंज हो जाए, जैसे ऑइंटमेंट और लोशन है बिकम ग्रिटी, उसके अब हमें पता है ना कि लोशन के अंदर ग्रिटीनेस नहीं होती, दानेदार चीजें कोई भी नहीं होती, स्मूथ होता है लोशन हमारे पास। ये लिक्विफाइड हो गया, पूरे का पूरा पानी बना पड़ा है। अब लोशन कम है, पानी ज्यादा है तो उसको हमें यूज नहीं करना, टेक्सचर चेंज हो गया। इसी तरह पाउडर है, इसी तरह हमारे पास पाउडर है, केकिंग और हार्डनिंग ड्यू टू मॉइस्चर अब्जॉर्प्शन, के पाउडर हमारे पास पड़ा था, उसने अब्जॉर्प्शन कर ली, पानी को अब्जॉर्ब, मॉइस्चर अब्जॉर्ब कर लिया और वो सख्त हो गया, केक बन गया, तो हमने उस पाउडर को इस्तेमाल नहीं करना, फेंक देना है। ऑल फैक्ट्री और गैस्ट्रेटरी चेंजेस, मतलब डेवलपमेंट ऑफ रेंसिड ऑर्डर, ऑक्सीडेशन ऑफ फैट, के बैड स्मेल आ रही, टेस्ट आ रहा है, ऑर्डर और टेस्ट जो है उसका बड़ा अनयूजुअल हो गया तो हमें उसको इस्तेमाल नहीं करना। थेरेपेटिक चेंज, थेरेपेटिक फेलियर, ड्रग काम ही नहीं कर रही यार, डू नॉट वांट एज एक्सपेक्टेड, जो काम करेगी तो थेरेपेटिक। अनएक्सपेक्टेड साइड इफेक्ट टॉक्सिसिटी, तो उसको भी जरा ध्यान देना हमें कि यार वारफेरिन के साथ एस्पिरिन इस्तेमाल नहीं करनी, फिनोबार्बिटल के साथ वारफेरिन इस्तेमाल नहीं करनी, थियोफाइलिन के साथ रिथ्रोमाइसिन इस्तेमाल नहीं करनी, टेट्रासाइक्लिन के साथ दूध नहीं पीना या एंटासिड सिरप इस्तेमाल नहीं करना। तो इन सारी चीजों को हमें देखना है। अब कोई ऐसी स्ट्रेटेजिकल अप्रोच है हमारे पास जिससे हम इन सब चीजों को करेक्ट कर सकें या प्रिवेंट कर सकें, एक प्रोएक्टिव फ्रेमवर्क हमारे पास हो? हाँ है जी। सबसे पहले हम ड्यूरिंग कंपाउंडिंग देखेंगे जी। अगर हमारे पास नॉलेज हुआ फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी का, इसके पीके क्या है, इसकी पीएच क्या है, इसकी सोलबिलिटी क्या है, इसकी स्टेबिलिटी क्या है, सारे इंग्रेडिएंट की, तो फिर ही हम करेक्ट कंपाउंडिंग कर पाएंगे। नंबर 2 फॉर्मुलेशन स्ट्रेटेजी, कि कंपैटिबल व्हीकल, कंपैटिबल बफर, कंपैटिबल एक्सिपिएंट को चूज करना फॉर्मुलेशन स्ट्रेटजी में आएगा। टेक्निक, फॉलो द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग, के ऐड एसिड टू वाटर, नॉट वाटर टू एसिड, यानी वाटर हमें बीकर के अंदर रखना है और एसिड ऊपर से डालना है। अगर एसिड नीचे पड़ा ऊपर से हमने पानी डाला तो धमाका तो होना ही होना है ना। ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग बड़ा जरूरी है। इसी तरह हमारे पास जो डिस्पर्स सॉलिड होता है उसको पहले नॉन सॉल्वेंट के साथ मिक्स करना जरूरी है। जैसे पीछे मैं आपको पढ़ा के आ चुका हूँ कि थोड़ा सा ग्लिसरीन के अंदर मिक्स करेंगे डिस्पर्स पाउडर को, फिर उसको सॉल्वेंट के अंदर एक्वस की तरफ लेके जाएंगे, तो ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग बड़ा जरूरी है। ड्यूरिंग डिस्पेंसिंग प्रिस्क्रिप्शन स्क्रीनिंग करेंगे, कोई भी क्लिनिकल डिसीजन जो आजकल वैसे हमारे पास क्लिनिकल डिसीजन स्पोर्ट सॉफ्टवेयर आ चुके हैं, रेफरेंस बुक्स आ चुकी हैं टू स्क्रीन इंटरेक्शन के, वो हमें बता देते हैं कि इन ड्रग्स के अंदर कोई इंटरेक्शन है या नहीं है। ठीक है। पैकेजिंग के दौरान लाइट रेजिस्टेंस चीज़ें, एयर टाइट कंटेनर वगैरह यूज़ करें। लेबलिंग के दौरान स्टोरेज कंडीशन देखें कि रेफ्रिजरेटर के अंदर रखना या लाइट से प्रोटेक्ट करना है। तो ये ड्यूरिंग डिस्पेंसिंग, जब हमें दूसरे दे रहे होते हैं तो तब हमें ये चीज़ों को ध्यान रखना है। तो कंपाउंडिंग, बनाना, डिस्पेंसिंग, पेशेंट को देना। जनरल प्रिंसिपल, कीप इट सिंपल, सादा रखें आप। द फ्यूअर इंग्रेडिएंट इन द कंपाउंड द लोअर द रिस्क ऑफ इनकम्पैटिबिलिटी। और यार मुसीबत ही क्या है 40-50 ड्रग इकट्ठी उठा के देने की। एक ही यूज करो, करेक्ट यूज का। एंटी फंगल है तो एंटी फंगल है एजेंट यूज करो, उसका ऑइंटमेंट बना के उसको दो। अगर वो एंटीबैक्टीरियल तो एंटीबैक्टीरियल आप एजेंट यूज करो। ठीक है। असाइन द कंजर्वेटिव बड, यानी फॉर कंपाउंडिंग प्रिपरेशन अ शॉर्ट बियॉन्ड यूज डेट इज क्रिटिकल। बड मीन बियॉन्ड यूज डेट, कि एक्सपायरी तारीख उस पर लिख दो भाई। अगर वो 20 दिन में एक्सपायर हो रहा 15 दिन लिखो। ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन, कि जो भी आप बना रहे हैं उसे डॉक्यूमेंट करो ताकि कल को पेशेंट को लड़ जाए, साइड इफेक्ट आ जाए, आपसे आपने कहा ये मेरे पास लिखा हुआ, मैंने तो प्रॉपर यूएसपी, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया, इंडिया फार्माकोपिया, पाकिस्तान फार्माकोपिया, बांग्लादेश फार्माकोपिया, इंडोनेशिया फार्माकोपिया, इन सबको फॉलो किया मैंने। तो देयर इज नो मिस्टेक फॉर मी ऑन माय साइड। अगर इसने स्टोरेज में गलती की तो इसकी जिम्मेदारी है ना, पेशेंट की जिम्मेदारी। मैंने इसे बताया भी था, देखे लेबल लगा हुआ कि इसको लाइट से बचाना है, देखे लेबल लगा हुआ है कि रेफ्रिजरेट करो, देखे लेबल लगा हुआ है इस पे हर चीजों का। और दूसरा ये तो ट्रेसिबिलिटी की वजह से आप बच गए क्योंकि आपने लिखा हुआ था। फिर कंसिस्टेंसी भी आती है कि जब बार बार आप लिख रहे हैं ना कि मैं 1 ml के अंदर 2 मिलीग्राम डाल रहा हूं, तो वाकई 2 ही डालते हैं, हम उसको एक्यूरेट करने लग पड़ते हैं। अब फार्मासिस्ट का क्या रोल है फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट का? नंबर 1 डिटेक्टिव, के सबसे पहले ढूंढ के लाना हमारी जिम्मेदारी है कि जो पर्ची हमारे पास सामने आई है उसके अंदर फिजिकल, केमिकल या थेरेपेटिक इनकम्पैटिबिलिटी है। फिर हम जो कंपाउंडिंग कर रहे हैं उसके अंदर तो नहीं आ रही, फिर हम जो डिस्पेंसिंग कर रहे हैं उसके अंदर तो नहीं आ रही। प्रॉब्लम सॉल्वर भी हम हैं कि अगर हम इनकम्पैटिबिलिटी ढूंढ लेंगे तो फिर उसको सही करेंगे। जैसे
फॉर्मुलेशन को रिफॉर्मुलेट कर लेंगे, प्रिस्क्राइबर के साथ बहस करेंगे, भाई थेरापेटिक अल्टरनेटिव देना यार, तो क्या सर दर्द बनाया तूने कि जब हम एक तरफ अमाइनोग्लाइकोसाइड लिख रहा है, दूसरी तरफ लूप डाययूरेटिक लिख रहा है, दोनों ऑटोटॉक्सिसिटी कॉल कर रहे हैं, तो जब तू लूप डाययूरेटिक बदल दे या अमाइनोग्लाइकोसाइड बदल दे, ठीक है, कंसल्ट कर। नंबर 3, डिस्पेंस के इनकम्पैटिबल इंग्रेडिएंट जो है वो सेपरेटली आप दे दें और क्लियर पेशेंट को इंस्ट्रक्शन दें। जैसे वो मैंने लिक्विफिकेशन का प्रोसेस पढ़ाया कि 2 या 2 से ज्यादा जब मतलब कोई मटेरियल हम ऐड करके एक लंबे अरसे के लिए रखते हैं, उनका टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है, जैसे रूम टेम्परेचर पे आते हैं वो लिक्विड बन जाते हैं, वो बेकार, वो इस्तेमाल के काबिल नहीं, आप उसे अलग अलग दे दो। क्वालिटी एश्योरेंस एक्सपर्ट, क्वालिटी एश्योरेंस बार बार पढ़ा चुका हूँ इस वीडियो सीरीज के अंदर के लिखे हुए डॉक्यूमेंट कि अगर हम ऐसा 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 ये सारे स्टेप फॉलो करेंगे तो हमारी क्वालिटी अश्योर रहेगी। उसको फॉलो करो ना यार, जो प्रोसीजर लिखे हुए हैं। यू आर द एक्सपर्ट, आपको पता है ड्रग को कैसे स्टेबल रखना है, कैसे डिलीवर करना है करेक्ट डोजेज फॉर्म को, कैसे इफेक्टिव बनाना है को थेरापेटिक आउटकम दे। मिसाल देता हूं, आपने ड्रग बड़ी अच्छी बना दी, कंपाउंड कर दी, डिस्पेंस भी बड़ी समझा भी दी, पेशेंट ने ले भी ली, कौन सी, मिसाल टेट्रासाइक्लिन, लेकिन आपने सिर्फ एक बात उसको नहीं बताई कि इसके साथ मिल्क नहीं पीना, एक बात नहीं बताई कि इसके साथ एंटीएसिड इस्तेमाल नहीं करना, तो क्या वो थेरापेटिक प्रोड्यूस होगा आपका? आपकी कंपाउंडिंग जीरो, डिस्पेंसिंग जीरो, आपका पेशेंट का आउटकम जीरो। यानी हर चीज आपकी दाग, कहीं एक नुक्ते पे भी आप गलती कर देंगे तो क्या होगा कि पिछला सारा प्रोसीजर आपका कैंसिल हो गया। उस पेशेंट को टेट्रासाइक्लिन से थेरापेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं हुए क्योंकि आपने उसे नहीं बताया कि इसे मिल्क के साथ नहीं लेना, इसे एंटीएसिड के साथ नहीं लेना। जहाँ कंपाउंडिंग बड़ी कमाल की करनी है, जहाँ डिस्पेंसिंग हमने बड़ी कमाल की करनी है, जहाँ हमने डिटेक्टिव रहना है, प्रॉब्लम सॉल्वर रहना है, वहाँ हमें क्वालिटी एश्योरेंस भी करनी है कि सेफ होनी चाहिए, हार्म नहीं करना, इफेक्टिव होनी चाहिए, अंदर जाके काम भी करे। पेशेंट एजुकेट हमारा काम है यार कि उसे प्रॉपरली स्टोर और एडमिनिस्टर करें और उसको जो है वो इनकम्पैटिबिलिटी अगर कोई यूज के दौरान आ सकती है तो वो उसको बताएं। अगर इनमें से कोई भी बात आप पेशेंट को बताते हैं कि यार देखो इसके साथ ये चीज इस्तेमाल नहीं करनी, तो ये जैसे एस्प्रिन को वारफिन का इस्तेमाल नहीं करना, नहीं तो ब्लीडिंग हो जाएगी, तो वो क्या कभी भूल के भी डिस्प्रिन खाएगा? नहीं खाएगा। उसे पता मैंने वारफिन तो अपने मसले के लिए लेनी ही लेनी है, मैं डिस्प्रिन क्यों इस्तेमाल कर नहीं करेगा। सो एजुकेट करना बड़ा अहम है। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस बेल आइकन, गेट मोर लेटेस्ट वीडियोस। सो लव यू सो मच, अल्लाह हाफिज।